आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। तो चलिए इस लिंकेज को डिकोड करना शुरू करते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला है। लेकिन जो दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल है वो पुडुचेरी से है। हाँ, पुडुचेरी का मामला काफी रोचक। बिल्कुल, वहां एन रंगासामी लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि उन्हें शपथ वहां के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने दिलाई है। राइट। अब पुडुचेरी भारत के उन गिने चुने केंद्र शासित प्रदेशों में से है जहां अपनी खुद की विधानसभा है। मतलब इसमें 30 चुनी हुई और 3 मनोनीत सीटें होती हैं। और यही वो चीज है, यही जो विधानसभा वाला ढांचा है ना, यही पुडुचेरी को एक सामान्य राज्य और एक आम केंद्र शासित प्रदेश दोनों से अलग बनाता है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा संवैधानिक नजरिया बताइए इसका। देखिए, अगर हम संवैधानिक नजरिया लें तो पूर्ण राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के तहत होती है, जहां राज्यपाल की भूमिका काफी हद तक स्पष्ट होती है। लेकिन पुडुचेरी जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। यहाँ उपराज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, वो पूर्ण राज्यों के राज्यपालों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती हैं। ओहो, मतलब पावर डायनामिक्स काफी अलग है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई मुख्यमंत्री वहां शपथ लेता है तो उसे उस नाजुक शक्ति संतुलन के बीच काम करना होता है जो चुनी हुई सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि के बीच होता है, यानी उपराज्यपाल के बीच। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे समझते हैं। मतलब ये एक तरह का पॉलिटिकल टाइट रोप वॉक है। हाँ, कह सकते हैं। अब जब हम राज्यों के शासन और उनकी नीतियों की बात कर ही रहे हैं, तो सीधे तौर पर जनता तक पहुंचने वाली कुछ बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का डेटा भी है हमारे पास। जैसे पश्चिम बंगाल ने अपनी पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना की जगह अब अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू कर दी है। इसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया है शायद। हाँ, पुरानी योजना में जहां महिलाओं को 1500 से 1700 रुपए मिलते थे, वहीं अब नई योजना में उन्हें हर महीने 3000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए। राइट। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब का मॉडल है, जहां उन्होंने मेरी रसोई योजना शुरू की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। तो एक तरफ कैश और दूसरी तरफ सीधा राशन। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 2 गुने पैसे, मतलब 3000 रुपए भेजना असल में उनके पोषण स्तर को सुधारता है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? क्योंकि पैसा तो सिर्फ एक माध्यम है ना। बिल्कुल। असली चीज तो वो खाना है जो उस पैसे से खरीदा जाएगा। और नकद हस्तांतरण और राशन वितरण के बीच की ये बहस अर्थशास्त्र में बहुत पुरानी और गहरी है। देखिए, डीबीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, एक आर्थिक आजादी देता है। राइट। वे तय कर सकती हैं कि उस पैसे को स्वास्थ्य पर खर्च करना है, बच्चों की शिक्षा पर या फिर खाने पर। लेकिन आपने जो चिंता उठाई वो बिल्कुल जायज है। अगर किसी ग्रामीण इलाके के बाजार में पौष्टिक आहार मौजूद ही नहीं है, या फिर महंगाई इतनी है कि 3000 रुपए में भी सही पोषण नहीं मिल पा रहा, तो वो नकद राशि कुपोषण की समस्या हल नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ पंजाब का जो मॉडल है वो सीधे तौर पर कैलोरी की गारंटी तो देता है, लेकिन उसमें लोगों के पास चुनाव की आजादी नहीं होती। मतलब उन्हें वही खाना पड़ता है जो राशन की दुकान पर मिलता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसे बांटना या सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। शरीर में सही पोषण जाना भी उतना ही जरूरी है। 100% सही बात है। और मुझे लगता है कि इसी समस्या का एक बहुत ही वैज्ञानिक समाधान हमारे अगले विषय में छिपा है। हमारे स्रोतों में सेहत या SEHAT मिशन का जिक्र है। सेहत मिशन। हाँ, जिसका पूरा नाम है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये असल में ICMR और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का एक बहुत ही शानदार कोलैबोरेशन है। और इनका नारा भी बहुत दिलचस्प है, स्वस्थ खेत स्वस्थ भारत। बिल्कुल। और इसमें जिस तकनीक पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बायोफोर्टिफिकेशन असल में कृषि विज्ञान का एक बहुत बड़ा हथियार है। अभी तक हमारी अप्रोच क्या होती थी? मतलब दवाइयाँ देना। हाँ, अगर किसी इलाके में आयरन या जिंक की कमी है तो सरकारें वहां दवाइयां या सप्लीमेंट की गोलियां बांटती थीं। लेकिन सेहत मिशन के जरिए वैज्ञानिक अब सीधे बीजों के स्तर पर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजों के स्तर पर? बिल्कुल। वे फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा हो। अरे वाह! यानी जब कोई व्यक्ति वो गेहूं या चावल खाएगा
तो उससे अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय खाने को ही इतना ताकतवर बना दो कि बीमारी पनपे ही नहीं। इसके साथ ही ये मिशन कृषि श्रमिकों को खेती के दौरान होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने पर भी काम कर रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वाली ये बात बहुत बहुत दिलचस्प है। और अगर हम थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं तो हमारे देश के बाकी सिस्टम्स को भी इसी तरह के प्रिवेंटिव इलाज की जरूरत है। जैसे कि हमारी न्यायपालिका। हमारे पास जो अपडेट है उसके अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहल लॉन्च की हैं। अच्छा, AI का इस्तेमाल अब अदालतों में भी? बिल्कुल। इसमें एक है सुसहायक चैटबॉट जो केस के स्टेटस और सुनवाई की जानकारी देगा, और दूसरा है वन केस वन डेटा प्रोजेक्ट। ओहो, न्यायपालिका में ये वन केस वन डेटा सिस्टम ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई केस निचली अदालत से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो हर स्तर पर फाइलें नए सिरे से बनती हैं। बाप रे, वो तो बहुत सारा पेपर वर्क होगा। बहुत ज्यादा। इससे फाइलों का डुप्लीकेशन होता है, समय बर्बाद होता है और कई बार डेटा में हेरफेर की गुंजाइश भी बन जाती है। लेकिन इस नई पहल से निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा। तो अगर मैं इससे एक मेडिकल एनालॉजी से समझूं तो ये वन केस वन डेटा सिस्टम बिल्कुल एक मरीज के यूनिवर्सल मेडिकल रिकॉर्ड की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे अगर मेरा सारा मेडिकल इतिहास एक ही कार्ड में है तो मैं किसी भी नए डॉक्टर के पास जाऊं, उसे मेरी बीमारी शुरू से नहीं समझनी पड़ेगी। राइट। उसी तरह हमारे कानूनी सिस्टम में अब किसी भी नए डॉक्टर यानी जज को हर बार शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। फाइलें पहले से सिस्टम में होंगी। ये एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। जैसे सेहत मिशन में बायोफोर्टिफिकेशन कुपोषण की बीमारी को रोक रहा है, वैसे ही ये AI सिस्टम हमारी न्याय प्रणाली में देरी और फाइलों के डुप्लीकेशन की बीमारी को प्रिवेंट कर रहा है। एग्जैक्टली। जब सिस्टम एक ही डेटाबेस से जुड़ा होगा तो वकीलों के लिए भी किसी एक कोर्ट के तथ्यों को दूसरे कोर्ट में छिपाना लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिल्कुल। अब जब हम सिस्टम को पारदर्शी और कुशल बनाने की बात कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर जो प्रभावी आयात शुल्क मतलब जो इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ लगता है उसे 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। 6 से सीधे 15? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, इसके अंदर जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है उसे 5 से 10% किया गया है और साथ में 5% का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगाया गया है। राइट। अब इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो बहुत दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए डॉलर रिजर्व को बचाने और रुपए का एक्सचेंज रेट स्थिर रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और चालू खाता घाटा भी कम करना है। देखिए, अर्थशास्त्र में इसे मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसिंग कहते हैं। अच्छा। आपको पता होगा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता देश है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में $72 बिलियन का सोना आयात किया गया। $72 बिलियन? OMG। हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब चालू खाता घाटा, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD कहते हैं, वो तब बढ़ता है जब हम दुनिया को सामान बेचने से ज्यादा मतलब निर्यात करने से ज्यादा दुनिया से सामान खरीदते हैं या आयात करते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो भारत में सोने के खरीदारों को आयात शुल्क देकर इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो देश का डॉलर रिजर्व तो एक ही है ना। जब तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो सोने के आयात को महंगा करके उस डॉलर के बहाव को संतुलित किया जाता है। तो अगर मैं इससे थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि देश का जो कुल डॉलर रिजर्व है वो एक बड़ी सी बाल्टी की तरह है। ठीक है। जब हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो उस बाल्टी से डॉलर बाहर जाते हैं। अब कच्चा तेल तो हमारी मजबूरी है, लेकिन सोना एक तरह का शौक है। बिल्कुल। तो जब तेल महंगा होने लगता है तो उसी बाल्टी से ज्यादा डॉलर बाहर जाने लगते हैं। ऐसे में सरकार सोने पर टैक्स बढ़ा देती है ताकि लोग सोना कम खरीदें और हमारी उस डॉलर की बाल्टी को खाली होने से बचाया जा सके। क्या ये ऐसे ही काम करता है? आपने इसे बहुत ही सटीक तरीके से डिकोड किया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बाल्टी से डॉलर बहुत तेजी से बाहर जाते हैं और देश में कम आते हैं तो बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है और जब कमी होती है तो कीमत बढ़ती है, मतलब रुपया कमजोर पड़ने लगता है।
इसलिए सोने पर ये 15% का टैरिफ लगाकर सरकार असल में रुपए के एक्सचेंज रेट को गिरने से रोक रही है। वाह, ये कनेक्शन सच में अमेजिंग है। अर्थव्यवस्था के इसी मोर्चे पर एक और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट अपडेट भी है। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को सेल का नया CMD नियुक्त किया गया है। सेल 1973 में स्थापित हुई थी ना ये। हाँ, और ये एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली जो आर्थिक पहल है वो है BIMP, BEMIP, भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। एग्जैक्टली। वित्त मंत्रालय ने $1.5 बिलियन का ये इंश्योरेंस पूल बनाया है जिसे GIC मैनेज करेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने इसके तहत पहली पॉलिसी भी जारी कर दी है और इसका मुख्य फोकस लाल सागर जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों में हमारे जहाज़ों को युद्ध के जोखिमों से बचाना है। देखिए, अगर हम इस बीम पे पहल को समझें तो ये असल में भारत के एक परिपक्व वैश्विक खिलाड़ी बनने का मतलब एक संकेत है। वो कैसे? होता क्या है कि जब लाल सागर या किसी भी समुद्री रास्ते पर मिसाइल हमले या भू राजनीतिक तनाव शुरू होते हैं तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां घबरा जाती हैं। वे या तो जहाज़ों को कवर देना बंद कर देती हैं या प्रीमियम इतना बढ़ा देती हैं कि व्यापार करना नुकसानदेह हो जाता है। हाँ। ऐसे में सरकार ने तय किया कि हम विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों के भरोसे अपने व्यापार को रुकने नहीं दे सकते। ये $1.5 बिलियन का पूल एक तरह का सुरक्षा जाल है। मतलब अगर कोई भारतीय जहाज उस खतरे वाले इलाके से गुजरता है तो अब उसे इस स्वदेशी पूल से इंश्योरेंस कवर मिलेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम अपने व्यापार की सुरक्षा अपने हाथों में ले रहे हैं। और सुरक्षा की ये बात हमारे अगले सेगमेंट से मतलब बहुत गहराई से जुड़ती है। रक्षा और पर्यावरण। हाँ, समंदर में तो हमने बेमिप के जरिए ढाल बना ली है, लेकिन आसमान और सरहदों के लिए क्या हो रहा है? भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अडानी डिफेंस से स्वदेशी तकनीक वाले कुछ बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। इसमें एक है ULPGM जो UAV से लॉन्च होने वाला सटीक गोला बारूद है और दूसरा है अग्निभा VTOL-1 कामेकेज ड्रोन। कामेकेज ड्रोन आधुनिक युद्ध नीति में इन हथियारों का शामिल होना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कामेकेज ड्रोन मतलब ये आत्मघाती होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये हवा में मंडराते रहते हैं, अपना लक्ष्य खोजते हैं और फिर सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे और खुद को नष्ट कर देते हैं। बाप रे। और इसमें जो VTOL टेक्निक है यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि सेना को इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए किसी लंबी हवाई पट्टी या रनवे की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकते हैं। एग्जैक्टली। पहाड़ी इलाकों या घने जंगलों में जहां जगह की कमी होती है वहां से भी सेना अब इन ड्रोन्स को लॉन्च कर सकती है। वाओ, ये सच में एक जबरदस्त सामरिक बढ़त है। हमारे स्रोतों के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी नगर इलाके में भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू किया जा रहा है। LEZ। राइट। इसका मकसद है अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को उस इलाके में घुसने से रोकना ताकि हवा में मौजूद PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके। बिल्कुल। और ये विरोधाभास हमें सुरक्षा के असली मायने समझाता है। एक राष्ट्र के रूप में सरहदों की सुरक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी नागरिकों की पर्यावरणीय सुरक्षा भी है। सही बात है। हवा में मौजूद ये जो सूक्ष्म कण हैं ये फेफड़ों में गहराई तक जाकर साइलेंट तरीके से लोगों को बीमार कर रहे हैं। भारत ने दुनिया के सामने वादा किया है कि वह 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। 2070। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ जो सबसे अद्भुत चीज है वो है 20,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स, मतलब शैल चित्र। यहाँ के लोग इन चट्टानों में भगवान शिव और पार्वती की रुद्रेश्वर के रूप में पूजा करते हैं। 20,000 साल पुरानी, अमेजिंग। और आपको पता है, विज्ञान की जिस शाखा में इन चट्टानों और उनके निर्माण का अध्ययन किया जाता है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। राइट, पेट्रोलॉजी। और इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण केंद्र लद्दाख में बनाया जा रहा है। देखिए, 20,000 साल पुरानी ये कला सिर्फ पत्थर पर बनी कुछ आकृतियां नहीं है। पेट्रोलॉजी और इन पेट्रोग्लिफ्स के जरिए वैज्ञानिक असल में उस समय के मौसम, वहां के जानवरों और उस दौर के इंसानों के जीवन को डिकोड करते हैं। मतलब ये चट्टानें एक तरह से हमारे ग्रह का इतिहास संजोए हुए हैं। बिल्कुल। ये बताती हैं कि हजारों साल पहले का इंसान भी अपने पर्यावरण को न सिर्फ करीब से देखता था बल्कि उसे अपनी कला के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए
सहेज कर रखना चाहता था। ये प्रकृति की खूबसूरती और उसकी स्थिरता का एक पहलू है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 की घोषणा हो चुकी है। ये दिन साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, जो 2026 में 9 मई और 10 अक्टूबर को पड़ेगा। राइट। इस बार की थीम बहुत ही प्यारी है, एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। भारत में भरतपुर का केवलादेव उद्यान और चिल्का झील इन पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ पक्षी हजारों किलोमीटर उड़कर आ रहे हैं, वहीं हवा के ही जरिए एक बहुत ही डरावनी चीज भी फैल रही है। कैलिफोर्निया में वैली फीवर नाम की एक बीमारी से एक भारतीय पेशेवर की मृत्यु हो गई है। वैली फीवर। ये कोई साधारण वायरल बुखार नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो मिट्टी में पनपने वाले बीजाणुओं के सांस में जाने से होता है। यहाँ विज्ञान की 2 शाखाओं का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमने चट्टानों के अध्ययन यानी पेट्रोलॉजी की बात की, हाँ, और दूसरी तरफ कवक या फंगस का अध्ययन है, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी। राइट। वैली फीवर असल में जलवायु परिवर्तन का एक सीधा साइड इफेक्ट है। होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है और लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है। फिर जब वहां खेती या कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो सूखी मिट्टी धूल बन के उड़ती है। उसी धूल में माइकोलॉजी से जुड़े ये फंगल स्पोर्स होते हैं, मतलब बीजाणु। हाँ, जब इंसान उस धूल भरी हवा में सांस लेता है तो ये स्पोर्स सीधे फेफड़ों में जाकर जानलेवा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ब्लैक फंगस और एथलीट फुट या अस्थमा भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। ओहो। तो जो जलवायु परिवर्तन प्रवासी पक्षियों के रास्तों को बदल रहा है, वही जलवायु परिवर्तन अब मिट्टी में दबे इन खतरनाक फंगस को हवा में भी घोल रहा है। प्रकृति का ये संतुलन सच में मतलब बहुत नाजुक है। बिल्कुल। और खेल जगत की कुछ तेज सुर्खियों पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं। हाँ, खेल का मैदान हमेशा नई ऊर्जा और रणनीति की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। तो फुटबॉल की बात करें तो स्पेन के मशहूर टूर्नामेंट ला लीगा के 2025-26 सीजन में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। शानदार जीत। ये बार्सिलोना का लगातार दूसरा और कुल 29वां खिताब है। दूसरी तरफ भारतीय घरेलू फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज की टीम ने केरल को मात दी है। और अगर हम हॉकी की दुनिया में नजर डालें तो हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को हराया है। राइट। और क्रिकेट में वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है। तो ये थे आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स। इनका डिटेल्ड PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करें। याद रखिए, मेहनत सब करते हैं, पर सिलेक्शन उसका होता है जिसके पास सही विचार और फैक्ट्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।